अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिमेनिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में हम साइड बॉक्स इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस और फर्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब बच्चे ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इट इज़ अ हाईली कंटेजियस क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ लंग्स। ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये बच्चे ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस डिजीज़ है। मीन ये पर्सन टू पर्सन जो है वो टच के थ्रू या डायरेक्ट वो पर्सन टू पर्सन या ट्रांसफ़र आगे हो सकती है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि बैक्टीरिया की वजह से जो लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। और बच्चे वो कौन सा बैक्टीरिया है जो लंग्स में इन्फेक्शन काज करता है? माइकोबैक्टीरियम। अब जो ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है ये उस वक्त शुरू होता है जब माइकोबैक्टीरियम कहाँ पहुँचता है बच्चे? एल्वेलाई के अंदर, वेयर दे इन्वेड एंड रेप्लिकेट विद इन द फेगोसोम। कि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और फेगोसोम के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। अब बच्चे फेगोसोम क्या होते हैं कि जब भी लंग्स के अंदर कोई अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है तो जो एल्वियोलर जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देती हैं। तो मीन एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जब फेगोसाइटोसिस करती हैं तो उस फेगोसाइटोसिस के रिजल्ट में जो वैक्यूल बनते हैं उन वैक्यूल को हम बोलते हैं फेगोसोम। अब उस फेगोसोम में कौन एंटर हो गया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जब ये माइकोबैक्टीरियम उन फेगोसोम में एंटर होगा, उनमें इन्वेड होगा, वहीं पे रेप्लिकेट करेगा, तो उस वक्त जो बैक्टीरिया है अब उसको एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस उसको फर्दर डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जब वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे अपने आप को वो रेप्लिकेट करता जाएगा, तो उस वजह से लंग्स जो होंगे वो इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बट दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट द बैक्टीरियम। के मीन जो एल्व्यूलर जो मैक्रोफेजेस हैं वो बाकी तो जितने भी फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं उनकी फेगोसाइटोसिस करवाएंगे और उसके नतीजे में जो वैक्यूल बनेंगे उन्हें हम फेगोसोम बोल रहे हैं। लेकिन अब उन फेगोसोम में ट्यूबरक्लोसिस एंटर हो जाएगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। तो इस कंडीशन में अब जो मैक्रोफेजेस हैं वो इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फिर जो है वो लंग्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। अब बच्चे जब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की जब डिजीज़ होती है तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है कि जो एल्वेलाई होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, क्योंकि एल्वेलाई ही हमारी वो साइड से जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होना है। तो जब एल्वेलाई बच्चे बर्स्ट हो जाती हैं और उनको रिप्लेस कौन कर लेता है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और बच्चे उसके बाद जो लंग्स के जो टिश्यू होते हैं वो उस बेसिलाई के अराउंड मीन उस बैक्टीरिया के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल बना लेते हैं और उसको बॉडी से क्या कर देते हैं? आइसोलेट। और उस टीनी कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर का। और जब ये रप्चर होता है तो उस वक्त उसके जो अंदर कैप्सूल के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद थे वो वहाँ से क्या हो जाएंगे? रिलीज़। जब वो रिलीज़ हो जाएंगे तो वो लंग्स के अदर पार्ट को भी क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। अगर बच्चे नेक्स्ट अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो हमने कहा कि जो टीबी इसका जो मेन कॉज है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे? बाय द एयर बॉर्न ड्रॉपलेट। मतलब अगर किसी बंदे को टीबी है, अगर वो बंदा खांसी करता है तो बच्चे आपको बताएं जब हम खांसी करते हैं तो कुछ लिक्विड बिल्कुल छोटे छोटे जो होते हैं एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स हमारे माउथ से निकलते हैं। तो उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो बैक्टीरिया जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब जाएंगे वो उनको इनहेल करेंगे तो उनमें भी टीबी होने के चांस हो जाएंगे। उसके अलावा बच्चे ज़्यादा ज़्यादा ये इन्फेक्शन कैसे नेक्स्ट ऑन पास होता है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट। और अगर बच्चे अगर कोई फैमिली के अंदर किसी बंदे को अगर ये टीबी की डिजीज़ है तो अगर वो वहीं पे घर सेम घर के अंदर ही रहेगा, सेम बर्तन वगैरह मतलब वो सब चीज़ें यूज़ करेगा, तो दूसरे बंदों के अंदर भी जो है वो डिजीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर उसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो उस पेशेंट की वजह से दूसरे दूसरे जो नॉर्मल जो उसके पर्सनस हैं मतलब उसके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं तो उनको भी डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बच्चे हम रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर फॉर द टीबी इंक्लूड बच्चे इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन। अगर किसी बंदे को HIV वायरस ने अगर इन्फेक्ट किया हुआ है तो वो ऑलरेडी जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है बच्चे वो वीक हो चुका होगा, तो फिर उसको बैक्टीरिया जो है वो इजीली इन्फेक्ट कर लेगा। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एल्कोहलिज्म, अगर मतलब वो ड्रिंकिंग करता है, वो एथनॉल शराब यूज़ करता है तो फिर भी उसको ये डिजीज़ काज होने के चांस ज़्यादा होंगे। होमलेसनेस,
क्राउडेड लिविंग कंडीशन, डिजीज़ दैट वीकन द इम्यून सिस्टम। बच्चे अगर जब हमारा इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाएगा तो फिर किसी भी डिजीज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। माइग्रेशन फ्रॉम अ कंट्री विद अ हाई नंबर ऑफ केसेस एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। तो मतलब ये मेन हमने कहा कि जो काज हैं जिसकी वजह से टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बच्चे सिम्टम्स की बात करें तो बच्चे ट्यूबरकुलोसिस ये वो डिज़ीज़ है कि जब तक ये जो डिज़ीज़ है जब ये बहुत ज़्यादा क्वाइट एडवांस नहीं हो जाती हमें इसकी सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता, हम इसकी सिम्टम्स को नोट ही नहीं कर सकते कि ये हमें टीबी थी। हम क्या समझ रहे होते हैं कि ये कोई और डिज़ीज़ थी। अब इसमें एक्चुअली इसकी सिम्टम्स हैं क्या, लॉस ऑफ डिज़ीज़, लॉस ऑफ एनर्जी, पुअर एपेटाइट, फीवर फीवर अ प्रोडक्टिव कफ एंड नाइट स्वेट, मतलब रात को पसीना आना। अब ये इसके सिम्टम्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, दीज माइट ईजिली बी ब्लेम्ड ऑन अनदर डिजीज़। हम ये समझते हैं कि ये कुछ और बीमारी है, लेकिन जब वो फुली हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर चुकी होती है तो बाद में पता चलता है कि ये क्या है, ये टीबी है। और जिन बंदों को, जो पर्सन बच्चे, जो पीपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्ट होते हैं, 10 उनमें से जो सिर्फ और सिर्फ 10% जो पर्सनस हैं उनको ये डिजीज़ होती है। मीन जिन 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 पर्सन के अंदर वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो बैक्टीरिया एंटर होता है, उनको इन्फेक्ट करता है, तो उनमें से जस्ट जो 10% होते हैं उनको ये डिजीज़ होती है। और बच्चे जिनको ये डिज़ीज़ होती है वो उनके स्टार्ट में उनके लंग्स के अंदर क्या रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और जो बैक्टीरिया है वो उनकी बॉडी के अंदर अपनी डॉर्मेंट फॉर्म में, रेस्ट फॉर्म में वो डिकेड्स तक वहाँ पर रह सकता है। हमें पता है ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में वो रेस्ट की कंडीशन में भी चले जाते हैं। तो इस केस में भी जब उसको इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो डॉर्मेंट हो जाएंगे, जो डिकेड्स तक उस पेशेंट की बॉडी में रहेंगे। अगर इसके बच्चे ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें चूँकि ये बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ हो रही है तो मेनली इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। आइसोनियाज़िड एंड रिफेम्पिन ये मेन जो ड्रग्स हैं ये इसको यूज़ करती हैं, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव होती हैं, इफ़ेक्टिव भी हैं, इनको ईजी टू टेक, इनको लेना मतलब इनको खाना भी आसान होता है, मतलब ये ड्रग्स लेना। तो इस वजह से ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं टीबी की ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे इनकी टीबी की ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा बच्चे इस डिज़ीज़ से हम और कैसे प्रिवेंट करते हैं, अगर हम बीसीजी वैक्सीन को यूज़ करें, उन इन्फेक्शियस पेशेंट्स को बाकी पर्सन से अलग कर दें, इम्प्रूविंग हाइजीन, सफाई सुथराई की अच्छी कंडीशन को मेंटेन करें, एंड यूजिंग द पास्चराइड्स एंड प्रॉपरली बॉयल्ड मिल्क, ताकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया होने के चांस ना हो। उसके अलावा बच्चे ये जो टीबी की जो डिज़ीज़ होती है इसको क्योर करने के लिए एक 9 मंथ का एक रेगुलर उनका सेशन चलता है बच्चे पेशेंट्स का, और उसको हम क्या बोलते हैं, डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स। और बच्चे इसके अंदर, इस ट्रीटमेंट के अंदर एक्चुअली क्या किया जाता है कि पेशेंट्स को सुपरविजन के अंदर उनको प्रॉपर जो है बच्चे वो कम्प्लीटली मेडिसिन दी जाती हैं, और इस आफ्टर 9 मंथ जो है ये जो इसका ये जो पीरियड है इस ट्रीटमेंट का वो चलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चे तो हमारे पास सेकंड जो डिसऑर्डर है वो है नमूनिया। Pneumonia it is a serious disorder of lower respiratory tract which is characterized by the inflammation of alveolar wall and the presence of blood and pus in the alveolar sac of one of the both lung के दोनों में से एक लंग में या दोनों लंग के अंदर जो एल्वियोलर सैक्स होती हैं बच्चे, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, वो ब्लड और पस से भर जाती हैं, और उसके अलावा जो एल्वियोलर जो वाल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर इसके बच्चे काजेज और रिस्क फैक्टर की बात करें तो हमारे पास देयर आर ओवर 30 डिफरेंट काजेज ऑफ नमोनिया, but usually pneumonia is caused by the bacterial infection including the mycoplasma virus। अब बच्चे वो कहता है कि इसके 30 से ज़्यादा काज हैं, लेकिन मेन किस वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से। और उसमें बैक्टीरिया कौन से बच्चे, माइकोप्लाज्मा, जिनके इर्द गिर्द सेल वाल भी नहीं होती, और साथ में वायरसेस है जो हमारे माउथ, नोज़ या आइज़ के थ्रू बॉडी के अंदर क्या रहते हैं, एंटर हो जाते हैं। अब बच्चे हमें पता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे किल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस होती है वो डाउन हो जाती है, मीन अब वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बच्चे नेचुरल इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया है, वो किसी भी जो नई चीज़ जो एंटर हो रही है उसको चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही, मीन उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई है। तो उस केस के अंदर बच्चे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए वो लंग्स के अंदर वो जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब वो फ्री टू स्प्रेड है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसकी वजह से जो फिर एल्वेलाई जो होंगे वो फ्लूइड और पास से बच्चे क्या हो जाएंगे, वो फिल हो जाएंगे, तो इस वजह से जो सांस लेने में भी प्रॉब्लम आता है, और उसके अलावा जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन का ईजिली गैशियस एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, और जो पर्सन जो बीमार होने के चांस वो ज़्यादा हो जाते हैं।
अब बच्चे वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो नमूनिया काज करते हैं? तो बैक्टीरियल नमूनिया किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लियोजिनेला नमूनिया, न्यूमोफिला एंड स्टेफाइलोकोकस एरोसस एंड माइकोप्लाज्मा। ये मेन बैक्टीरिया हैं कि जिनकी वजह से बैक्टीरियल नमूनिया होता है। और अगर हम इस बच्चे नमूनिया को इस ट्रीट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं बच्चे? प्लूरल इफ्यूजन मीन लंग्स के इर्द गिर्द वो जो फ्लूइड वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एम्फीमिया जो प्लूरल जो कैविटी होती है उसके अंदर बच्चे पस भरना शुरू हो जाएगी। एंड हाइपोनेट्रीमिया, इसके अंदर बच्चे जो ब्लड के अंदर जो सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है। एंड रेयरली इन द एब्सेस इन द लंग्स, इसके अंदर भी जो लंग्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है जो पस होता है वो भरना शुरू हो जाती है। इसकी जब बच्चे सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और टाइप्स ऑफ नमूनिया भी वेरी करते हैं कि वो बैक्टीरियल नमूनिया है, वायरल नमूनिया है या माइकोप्लाज्मा नमूनिया है। अगर बैक्टीरियल नमूनिया के हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बच्चे मेरे पास शेकिंग, चिल्स, चैटरिंग टीथ, स्वेयर चेस्ट पेन आ जाती है, हाई फीवर आ जाता है, स्वेटिंग, रैपिड ब्रीथिंग एंड रैपिड पल्स। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल नमूनिया। अगर वायरल नमूनिया की बच्चे बात करें तो इसमें हमारे पास फीवर, ड्राई कफ, हेडेक, मसल पेन और वीकनेस वगैरह आ जाती है। एंड दीज फ्लू लाइक सिम्टम्स मे बी फॉलोड विद 1 or 2 days by increasing breathlessness एंड ड्राई कफ में बिकम वर्स प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस। बच्चे मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जब 1 से 2 दिन के अंदर ये सिम्टम्स जब शो होती हैं तो उनके बाद वो ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में और दुश्वारी होती जाती है, खांसी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से साथ में जो खांसी के साथ थोड़ा सा म्यूकस वो भी प्रोड्यूस और सॉरी जो उसके अंदर जो म्यूकस की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। जब म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर वो जो बच्चे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको फिर वो इजीली इंट्रैप भी नहीं कर सकते, उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। माइकोप्लाज्मा निमोनिया की बात करें तो इसकी वजह से बच्चे क्या होता है कि दे में एक्सपीरियंस वायलेट कफिंग अटैक्स, चिल्स, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, स्लो हार्ट बीट एंड ब्रीथलेसनेस। और उसके बच्चे जो जो लिप्स और जो नेल्स होते हैं वो भी ब्लू कलर के हो जाते हैं। डायरिया मतलब उसके दस्त भी लग सकते हैं। एंड मसल एचेज, उसके जो मसल्स हैं वो भी परमानेंट क्या हो सकते हैं, कुछ टाइम के लिए वो कंट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बच्चे इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि उसका जो काज है वो क्या, वो बैक्टीरियल नमूनिया है, वायरल है या माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट बच्चे डिसऑर्डर ऑफ लंग्स की बात करें, इसमें पहले हमारे पास कहा जाता है एम्फीसीमा। अब बच्चे एम्फीसीमा किसे बोलते हैं? इट इज़ द ब्रेक डाउन, इसमें जो एल्वेलाई बच्चे हो जाते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और ये जो एम्फीसीमा वाला जो प्रॉब्लम है ज़्यादा किन के अंदर आता है? स्मोकर्स के अंदर आता है, क्योंकि जब वो बच्चे टोबैको को यूज़ करते हैं तो टोबैको का जो स्मोक होता है उसके अंदर डिफरेंट ऐसी सब्सटेंस मौजूद होती हैं जो एल्वेलाई की वाल को क्या कर देती हैं, वीक कर देती हैं। अब एल्वेलाई की वाल जो है वो वीक हो गई हैं। अब स्मोक के अंदर इरिटेंट सब्सटेंस की वजह से जब उस स्मोकर को कफ होगी, उसको खांसी होगी, तो उस प्रेशर की वजह से वो जो वीक जो एल्वेलाई होते हैं बच्चे वो बर्स्ट हो जाएंगी। अब वो जो बर्स्ट हो जाएंगी और कॉन्स्टेंट कफिंग की वजह से जो लंग्स का जो एब्जॉर्बिंग सरफेस होता है वो डिक्रीज रहता है। कैसे डिक्रीज रहता है बच्चे? कि वो जो एल्वेलाई होते हैं जब वो बर्स्ट करते हैं तो जो जो स्मॉल जो एल्वेलाई हैं वो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा एल्वेलाई बना लेते हैं। तो इस एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। साइज सेम है, देखें ये स्मॉल एल्वेलाई है ना। अब लेट्स सपोज अगर ये बस्ट होके तो बस्ट होके इन्होंने एक बड़ा एल्वेलाई बना लिया। अब इनका साइज सेम है लेकिन वो जो सरफेस फॉर द गैसियस एक्सचेंज है वो बच्चे डिक्रीज हो गया। तो जब सरफेस एरिया जब अब्जॉर्बिंग सरफेस जब डिक्रीज हो जाएगी तो फिर सांस लेने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और बच्चे वो जो एम्फीसीमा का जो पेशेंट्स होता है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल नहीं कर सकता, वो मतलब अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट प्रॉपरली नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बाद में ब्रीथलेस एंड एग्जॉस्ट इस बंदे के जो है वो बिल्कुल सांस बहुत मतलब वो उसका सांस में बहुत ज़्यादा तंगी होती है और एग्जॉस्ट मीन उस पर्सन की वजह है वो डेथ भी हो सकती है। और उसके अलावा बच्चे emphysema produce increased airway resistance because the bronchioles are obstructed as a result of inflammation and because damaged bronchioles collapse during the expiration trapping air within the alveolar sac। बच्चे कि इसके अंदर जो हमारा जो एयर वे है उसके अंदर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन रहते वापस में ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनके अंदर वो पस से भर जाती है। और उसके अलावा बच्चे जो डैमेज जो ब्रोंक्यूल जब एक्सपायरेशन होती है, जब हमने एयर को कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करना बाहर निकालना है तो उस वक्त जो वो जो डेड एयर है वो एल्विलर सैक के अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं आती। बच्चे एस्थमा की बात करें, इट इज़ अ सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ एसोसिएटेड विद अ सीवियर पैरोक्सिम ऑफ
डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, इसमें अचानक जैसे हम कहते हैं ना दौरा पड़ा, अचानक जो बंदे का जो सांस होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ जाती है। फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ रिलीफ, कुछ टाइम के बाद बिल्कुल बंदा जो है वो सुकून में आ जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन रिकरेंस बच्चे बार बार कुछ इंटरवल के बाद फिर ये प्रॉब्लम क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी उस पेशेंट की बॉडी में कोई ना कोई एलर्जन जाएगा, मीन पोलन, स्पोर्स, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, मतलब उस बंदे को इनसे क्या होती है, एलर्जी होती है। मतलब जब ये एलर्जन जब भी उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और उस एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से स्पेस्मोडिक कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल जो ब्रोंक्यूल की ट्यूब हैं बच्चे, वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से सांस लेने में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। एक्चुअली होता क्या कि जब एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो बच्चे, हमारी बॉडी उनके रिस्पांस में क्या प्रोड्यूस करती है, कुछ इन्फ्लेमेटरी केमिकल प्रोड्यूस करती है, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन्स। और जो हिस्टामिन्स हैं बच्चे, वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्रोंक्यूल के पास, और ब्रोंक्यूल की जब सेवरल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा, जिसे हम दमा भी कहते हैं। बच्चे लंग कैंसर की बात करें तो कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर विच में डिवेल्प ड्यू टू हमें पता है कि जब सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है तो उसकी वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह में इन्वेड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और बच्चे लंग कैंसर का जो मेन काज है वो स्मोक है, क्योंकि स्मोक के अंदर क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर काजिंग सब्सटेंस होती हैं। उसके अलावा बच्चे जो हम एयर अगर सांस जो लेते हैं, पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन हो, मतलब एयर के अंदर अगर एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, रेडिएशन सच एज गैमा और एक्स रे, सन एंड द कंपाउंड्स इन द एयर एग्जॉस्ट फ्यूम्स, अगर ये सारी चीज़ें अगर एयर में मौजूद होंगी, हम बार बार उसको इनहेल करेंगे तो उसकी वजह से भी, मतलब उसमें भी कार्सिनोजेन होते हैं, तो उसकी वजह से ये जो आर्सेनिक वगैरह सारे कार्सिनोजेन्स हैं और इनकी वजह से भी लंग कैंसर होने के चांस होते हैं। लेकिन मेन काज क्या है बच्चे, वो हमारे पास स्मोकिंग है। अब इसकी सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, इसके अंदर जो ब्रोंकाई की जो लाइनिंग होती है उसकी ओवर ग्रोथ और उसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। लॉस ऑफ सीलिया, बच्चे सीलिया का काम क्या था कि वो जो बैक्टीरिया, जो वायरस बाइट से जो चीज़ें एंटर हो रही हैं उनसे बॉडी को उनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब सीलिया ही लॉस हो जाएंगे तो जो डस्ट और जो डर्ट के जो पार्टिकल होंगे बच्चे, वो फिर डायरेक्ट कहाँ जाते जाएंगे, लंग्स के अंदर, और वहाँ लंग्स के अंदर जाके वो सेटलिंग डाउन होते जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो जो ट्यूमर होगी वो फर्दर क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। और उसके अलावा बच्चे एंड के ऊपर क्या होता है कि कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इनटू द लंग्स, के लंग्स के अंदर बिल्कुल जो एयर है वो एंटर ही नहीं होती। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बच्चे, वो जो लंग्स का अगर वो स्पेसिफिक कोई लोब है उसे वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, या पूरे के पूरे लंग्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, ताकि वो जो उसकी जो ट्यूमर की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो वहाँ पर ना बने। और इस ऑपरेशन को बच्चे क्या बोलते हैं, नेमोनेक्टोमी बोलते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी यूज़ करते हैं। कीमो जिसके अंदर वो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए, और रेडियोथेरेपी के अंदर डिफरेंट रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है उनको किल करने के लिए। अगर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के बच्चे बात करें तो जो सिगरेट है, सिगरेट स्मोक, इट काज 87% ऑफ द लंग कैंसर। और उसके अलावा बच्चे लंग कैंसर के अलावा जो सिगरेट स्मोक है, इसकी वजह से माउथ के अंदर भी, लेरेंस के अंदर भी और इसोफेगस के अंदर भी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा जो वजह सिगरेट स्मोक है, ये लंग कैंसर के अलावा कुछ दूसरी लंग्स डिजीज़ भी काज करता है, फॉर एग्जांपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। और बच्चे, सिगरेट के जो स्मोक होता है उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे एयर पैसेज वे को इरिटेट करते हैं, लंग्स को इरिटेट करते हैं, तो जिसकी वजह से सुबह सुबह जब वो सिगरेट पीते हैं उनको क्या हो जाती है, उनको खांसी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा बच्चे, जो स्मोकर्स होते हैं उनको निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके जो सीलिया हो जाते हैं बच्चे, वो सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर वो डस्ट, डर्ट, बैक्टीरिया उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करते। और अगर वो ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर वो अंदर चला जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, उसकी वजह से वो जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी डिजीज़ भी होने के चांस हो जाते हैं। इससे अगर दूसरे, जैसे हमने वो नमूनिया के पढ़े हैं, अगर बच्चे बैक्टीरियल नमूनिया, अगर वो बैक्टीरिया चले गए तो उसकी वजह से जो है वो नमूनिया भी हो सकती है, और वायरस जो है वो भी बॉडी के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे, जब also immediately smoking can make it hard to breathe and within a short time it may also worsen the एस्थमा एंड एलर्जीज़। इसके अंदर क्या होता है कि जब बंदा स्मोकिंग करता है तो उसे बार बार जब वो खांसी आती है तो फिर वो सांस भी नहीं ले रह सकता, और उसके बाद जो बच्चे जो इसके बाद जो अगर किसी बंदे को दमा है तो वो फर्दर क्या हो जाता है, और अपना वो जो एंड वाली स्टेज पे चला जाता है, उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। अगर बच्चे साइड इंफॉर्मेशन की बात करें
तो जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, जो 7th मंथ से पहले जिनका जेस्टेशन पीरियड जो है वो 7th मंथ से कम होता है, मीन जो 7 माह से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो बच्चे उनके अंदर एक डिजीज़ होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके अंदर बच्चे सरफेक्टेंट वो इतना ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि जो सरफेक्टेंट है बच्चे है क्या, ये लिपोप्रोटीन का एक मिक्सचर है, और इसका काम, और ये प्रोड्यूस कौन करता है, एल्वियोलर एपिथेलियम के जो सेक्रेटरी सेल होते हैं वो इस सरफेक्टेंट को, इस मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन को सेक्रेट करते हैं। और इसका काम क्या होता है कि वो जो लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना, ताकि ईजिली हम एयर को इनहेल भी कर सकें और एक्सहेल भी कर सकें। तो अब एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे उन चिल्ड्रन के अंदर जो 7 मंथ से पहले पैदा होते हैं उनके अंदर ये सरफेक्टेंट वो इतना ज़्यादा पैदा नहीं होता, और जब वो इतना ज़्यादा पैदा नहीं होता तो उस वजह से उनके लंग्स क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। मीन इसका नॉर्मल कंडीशन, इसका फंक्शन सरफेक्टेंट का ये होता है कि इसने वो जो सरफेस टेंशन है, फ्लूइड की सरफेस टेंशन, उसको कम करना होता है और लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करना होता है। तो अब जिन चिल्ड्रंस के अंदर ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, तो उनके अंदर वो जो सरफेक्टेंट है वो सिक्रीट नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनके जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम स्क्यूबा डाइवर्स की बात करें, तो जब वो व्हेन दे डिसेंड्स इन द सी, जब वो समंदर के बच्चे नीचे जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाते हैं, तो हमें पता है कि उस वक्त उनकी बॉडी के ऊपर वाटर के प्रेशर की वजह से वो नॉर्मल जो उनके लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब वो नॉर्मल जो एयर होती है उसे वो ब्रीथ नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो अपने साथ उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए बच्चे वो प्रेशराइज्ड एयर फ्राम द वो एयर सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, जिनके साथ वो प्रेशराइज्ड एयर आती है, और फिर वो उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, वो इनहेल कर सकते हैं। और उस प्रेशराइज्ड एयर का जो प्रेशर होता है वो सी लेवल के एयर प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फिर एयरली जो है वो जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो उनके लंग्स के अंदर ईजिली मूव कर जाती। बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट देन ऑक्सीजन एज अ रेगुलेटर ऑफ नॉर्मल एल्वियोलर वेंटिलेशन। लेकिन कुछ सर्कमस्टांस के अंदर बच्चे जो ऑक्सीजन का जो रिड्यूस पार्शियल प्रेशर होता है, reduced partial pressure of oxygen in the arterial blood does play an important stimulatory role, especially during the shock conditions of the shock। बच्चे जब शॉक की जो कंडीशन आती है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस वक्त जो आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है, तो फिर वो भी जो है वो बहुत काम आती है। और उसके अलावा अगर एम्फीसीमा की बात करें, आपको ऑलरेडी बता चुका कि एम्फीसीमा के अंदर इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्विलाई। जब एल्विलाई की जो वॉल, जब बच्चे वो डिजनरेट हो जाती हैं, तो मैंने कहा था स्मॉल एल्विलाई मिलकर क्या बनाते हैं, लार्जर एल्विलाई, जिसकी वजह से उनका जो सरफेस एरिया क्या हो जाता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो गैसियस एक्सचेंज है वो क्या हो जाता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और उसकी वजह से जो एयर स्पेसिस हैं उनकी, मतलब डेड एयर स्पेस वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। डेड एयर स्पेस की मीन का मतलब वो जगह जहाँ से कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होना। बच्चे कुछ इक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, स्पेशली सिटेशियन, जब वो समंदर के नीचे डेप्थ के अंदर जाते हैं, तो वो बच्चे 2-2 घंटे ऊपर एयर लेने के लिए सरफेस पे आते ही नहीं हैं। एक्चुअली उनके अंदर होता क्या है, इसकी रीज़न क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो उनकी बॉडी वेट की निस्बत क्या होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है। और उसके अलावा बच्चे नॉन डाइवर की निस्बत, और उनकी बॉडी के अंदर मायोग्लोबिन की, उनके मसल के अंदर जो मायोग्लोबिन है उसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मायोग्लोबिन होती है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। और जब बच्चे वो मैमल्स जब वो डाइव करते हैं, तो उनके अंदर वो जो डाइविंग रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, उनकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, उनके जो हार्ट बीट है वो पहले की निस्बत बच्चे 10 टाइम्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। उसके अलावा बच्चे जो एनर्जी और ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाती है। और उसके अलावा बच्चे ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस तरह रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है कि ब्रेन और हार्ट उनको ब्लड ज़्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे एनोक्सिया, लो ऑक्सीजन कंडीशंस के अंदर, एनोक्सिया बोलते हैं लो ऑक्सीजन कंडीशन, क्योंकि जो हार्ट और जो ब्रेन है वो लो ऑक्सीजन कंडीशन को बच्चे विद स्टैंड उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मीन जो ब्रेन है उसके पास मतलब वो ब्लड जाना चाहिए, लंग्स के पास हार्ट के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि वो लो ऑक्सीजन कंडीशन को जो है वो मेंटेन, मतलब उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको विद स्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन स्किन की बात करें, मसल्स की बात करें, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें, और जो इंटरनल ऑर्गन है उनको बहुत कम ब्लड मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो लंग्स, ये जो हमारे पास जो है इंटरनल ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, स्किन है, मसल है,
बच्चे ये लो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन उसको ये मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हार्ट और जो ब्रेन है वो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकते। इस वजह से वहाँ पे मतलब जो हार्ट के पास और ब्रेन के पास थोड़ा ब्लड ज़्यादा होगा, लेकिन बाकी स्किन वगैरह वहाँ तक ब्लड की सप्लाई होगी वो बहुत कम होगी। उसके अलावा बच्चे जो मसल हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने ग्लूकोज को तोड़ना है, और एनारोबिक मीन ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर। बच्चे हमारे जो ओरल और जो नेज़ल रीजन के अंदर जो इंटरकनेक्शन होता है वो हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम बच्चे नोज़ के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं या माउथ के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं। और उसके अलावा जब मेडिकली किसी पेशेंट को अगर कोई फूड देनी हो, उसके जो माउथ है अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गए हैं, तो फिर नेज़ल कैविटी नेज़ल ट्यूब के थ्रू भी उसकी ईसोफेगस के अंदर वो जो फूड है उसको पास करवा सकते हैं। बच्चे जो मैन और जो वुमेन होते हैं उनके वोकल कॉर्ड की बात करें तो उनके वोकल कॉर्ड का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, और उस साइज़ डिफरेंट होने की वजह से उन दोनों की जो वॉइस की जो पिच होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स के जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी पिच क्या होती है, कम होती है, और फीमेल की पिच बच्चे क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। और अगर लंग्स के अंदर एल्वेलाई की बात करें तो जो लंग्स होते हैं इनके अंदर बच्चे ऑलमोस्ट 700 मिलियन एल्वेलाई मौजूद होते हैं। उनका जो टोटल सर्फेस होती है वो 70 to 90 मीटर होता है। उसके अलावा बच्चे ये अगेन सरफेक्टेंट का बताया गया कि जो एल्वुलर जो एल्वुलस वाल्स के जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो डिटर्जेंट लाइक केमिकल सेक्रेट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट बोलते हैं। तो सरफेक्टेंट काम क्या होता है कि उस फ्लूइड लेयर लाइनिंग द एल्वुलाई उसकी बच्चे एल्वुलस उसकी जो सरफेस टेंशन है उसको कम करता है। और उसके अलावा जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं और हमारे जब लंग्स जब वो इन्फ्लेट होते हैं तो उस वक्त जो एफर्ट रिक्वायर्ड होती है उसको भी कम कर देता है। उसके अलावा बच्चे जो सरफेक्टेंट होता है वो कुछ माइक्रोब्स वगैरह को भी किल करता है। बच्चे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसका ब्रीथिंग रेट के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। नॉर्मल कंडीशन में तो ऑक्सीजन अबंडेंटली अवेलेबल होती है, तो इस वजह से जो हमारी ब्रीथिंग का रेट है वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर वो 20% डिक्रीज़ कर जाए तो जो हार्ट रेट है बच्चे वो क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। ये आगे जो पैराग्राफ है ये सेम यही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट बच्चे हम हिकअप्स की बात करें जिसे हिचकियाँ बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम वाइल द ग्लॉटिस इज क्लोज, कि जब हमारा बच्चे डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ग्लॉटिस क्लोज होता है तो उसकी वजह से ये एक साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हिचकी बोलते हैं। शार्प रेस्पिरेटरी साउंड प्रोड्यूस होती है एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव एंड सर्व नो नाउन, इसका कोई प्रॉपर को फंक्शन नहीं होता। स्नीजिंग की बच्चे बात करें, छींकना, इसके अंदर एक्चुअली बच्चे क्या होता है कि जब हम डीप इंस्पायरेशन करते हैं तो उसके बाद ग्लॉटिस की क्या हो जाता है, जब वो फ़ौरन जब वो क्लोज होता है तो क्या होता है कि द फोर्सफुल एक्सपायरेशन दैट रिजल्ट अब्रप्टली ओपन्स द ग्लॉटिस। और जब एक्सपायरेशन होनी है तो अचानक जब वो ग्लॉटिस जब ओपन होता है तो बच्चे उसकी वजह से कुछ जो ब्लास्ट एयर है वो नेज़ल कैविटी के अंदर जाती है, ब्लास्ट एयर बहुत स्पीड के साथ, और उस रिफ्लेक्स की वजह से जो बच्चे रिफ्लेक्सिवली जो हमारी आइज़ होती हैं बच्चे वो उनके आई लिड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। और और वो जो एयर है वो स्पीड के साथ हमारे जो है वो बॉडी से वो नोज से क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है। एंड द आई lids close reflexively during the sneeze, and sneezing is a reflexive response to the irritating stimulus of the nasal mucosa, and sneezing clears the upper respiratory passages। बच्चे लास्ट पे अगर हम स्नोरिंग की बात करें, जो रात को कुछ बंदे जो खराटे मारते हैं, तो इट इज़ अ रफ रेस्पी नॉइस दैट कैन अकर व्हेन अ स्लीपिंग पर्सन इनहेल थ्रू द माउथ। जब वो माउथ के थ्रू भी इनहेल कर रहा होता है, नोज़ के थ्रू भी इनहेल कर रहा होता है, तो तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और एक्चुअली साउंड होती क्यों है बच्चे, ये सॉफ्ट पैलेट की वाइब्रेशन की वजह से होती है। और सॉफ्ट पैलेट की वाइब्रेशन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो उसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट भी वाइब्रेट करता है और ये साउंड क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट बच्चे अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर 100 ml मतलब ब्लड होगा तो उसके अंदर 15 ग्राम क्या होगी, हीमोग्लोबिन होगी। अब जो हीमोग्लोबिन का जो 1 ग्राम होता है, हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन उसको क्या करता है, अपने साथ कंबाइन करता है। मीन अगर हम 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन को 1.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 ml। के जो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं वो 20 ml ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चे, वो कैरी करते हैं जब वो 100% क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो जो आर्टेरियल जो ब्लड होता है बच्चे वो 97% सेचुरेटेड होता है, 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो उसमें 20 ml नहीं बल्कि कितना होगा, 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन होगी पर 100 ml ऑफ द ब्लड। तो बच्चे याद रखना कि जो हमारा आर्टेरियल जो ब्लड होता है उसके अंदर 19.4
ml होती है ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। और जब ये ब्लड बच्चे टिश्यू के पास जाता है तो बच्चे याद रखना इस 19.4 ml ऑक्सीजन में से जस्ट जो 5 ml ऑक्सीजन है वो ब्लड से निकल कर किस में आएगी, टिश्यू के अंदर आएगी। तो मीन आप ये जो वेनस जो ब्लड है उसके अंदर भी ऑक्सीजन होगी, और वो कितनी होगी, 19.4 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14.4 ml। बच्चे दोबारा सुन लें, जो हमारा जो आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड होता है जब वो 97% जब वो सैचुरेटेड होता है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी है, 19.4 ml। मैंने कहा जब ये ब्लड टिश्यू के पास पहुंचेगा तो इसमें से जस्ट 5 ml जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को मिलनी है, बाकी जो 14.4 ml है जो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर ही रहेगी। वो मतलब जो वेनस ब्लड फिर होगा ना, जो वहाँ से टिश्यू से फिर दोबारा हार्ट की तरफ जाएगा, तो उस वेनस ब्लड के अंदर भी 14.4 ml ऑक्सीजन होती है। और उस कंडीशन में वो 75% क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। और उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 14 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इस तरह बच्चे ये भी याद रखना है कि अगर हम ब्लड आर्टेरियल ब्लड की बात करें तो आर्टेरियल ब्लड के अंदर 50 ml बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। और जब ये आर्टेरियल ब्लड जब टिश्यू के पास जाता है तो अब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर ब्लड के अंदर आती है, तो वेनस ब्लड के अंदर जस्ट 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीन के जब जो ब्लड है वो टिश्यूज़ के पास जाएगा तो टिश्यूज़ से जस्ट 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकल कर किस में आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा बच्चे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और वो मैक्सिमम कब होती है बच्चे, वो 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड हम बोलेंगे। और वो 100 मिलीमीटर ऑफ जब ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा तो उस वक्त हम बोलेंगे कि जो ब्लड है वो 100% क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। बाकी ये बात बच्चे वही रिपीट हो रही दोबारा। हमने कहा था कि जब वो कि जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसमें से जो जस्ट जो 5 ml जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से निकल कर किस के अंदर जाएगी, वो टिश्यूज़ के अंदर जाएगी। उसके अलावा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है बच्चे उसमें कुछ और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बच्चे याद रखें जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ड्रॉप इन पीएच की बात करेंगे तो जब बच्चे पीएच डिक्रीज़ होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता ना कि जब पीएच डिक्रीज़ होगी तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट से ज़्यादा कंबाइन हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बच्चे जितना कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी कम होगी। अगेन बच्चे ये स्क्यूबा की बात कर रहे हैं। स्क्यूबा किसे बोलते हैं, सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एक्वा लंग। अब इस एक्वा लंग के अंदर बच्चे कंप्रेस्ड एयर या एक मिक्सचर यूज़ करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, नाइट्रॉक्स। और नाइट्रॉक्स के अंदर 35% ऑक्सीजन होती है और 65% नाइट्रोजन होती है। अब बच्चे इस अपरेटस के अंदर जो हमने पार्शियल जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है, कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर, वो हम इन्वायरमेंट के मतलब जो वाटर के अंदर जो वाटर का जो प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ईजिली जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल कर सकें। बच्चे बर्ड्स की बात करें, वाई बर्ड्स परफॉर्म मच बेटर देन मैन एट हाई एल्टीट्यूड। को हमें पता है ना कि बच्चे जब जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे बुलंदी पे जाते हैं तो जो 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 बच्चे गैसेस होती हैं उनका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमें सांस लेने में तो बच्चे प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे भी जो हैं वो ईजिली वो इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है बच्चे, वो रीज़न ये है कि the efficiency of lungs of birds is that they can extract considerably more oxygen from a given quantity of air than our lungs। के सेम क्वांटिटी अगर एयर की पड़ी है तो हमारे लंग्स की निस्बत जो बर्ड्स के लंग्स होते हैं वो उस एयर से ज़्यादा एयर को क्या कर सकते हैं, उस ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं बच्चे, वो ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब उनकी जो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारे लंग से क्या होती है, ज़्यादा होती है। उस वजह से उनके जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उनके लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज भी क्या होती हैं, ज़्यादा। उनके बॉडी के अंदर बच्चे 1 वे एयर का फ्लो होता है, इस वजह से वो जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स के अंदर होता है 1.5 जो लीटर वो भी नहीं होगा। और उसके अलावा बच्चे उनके अंदर लंग्स के अलावा कुछ एयर सैक्स भी होते हैं तो जिसकी वजह से उनके अंदर गैस एक्सचेंज ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट बच्चे अगेन फिर सरफेक्टेंट की बात करें कि हमारे लंग्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो सरफेक्टेंट को रिलीज़ करती है, जो एक लिपोप्रोटीन है जो सरफेस टेंशन को कम करता है और उनको लंग्स को कोलैप्स होने से, उनको क्लोजिंग से क्या करता है, बचाता है। उसके अलावा बच्चे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनकी ट्रांसपोर्ट को भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब गैस एक्सचेंज होना है एल्विलाई मतलब ब्लड और वो एयर के दरमियान, तो उसको भी इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा बैक्टीरिया को भी क्या करता है, किल करता है। और उसके अलावा कॉन्स्टेंटली जो इंटरनल जो सेल होते हैं वो इसे कॉन्टीन्यूसली सिक्रीट करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।